मैं डॉक्टर अलका निवेदन, सदस्य और आंतरिक सलाहकार हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने इस टॉक शो में। आज हम जिस विषय में संवाद करने जा रहे हैं वो है मेडिकल इमरजेंसी डूज एंड डोंट्स। उसमें सोशल मीडिया में हम आपका स्वागत करेंगे, इस विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बहुत सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम इस विषय में बातें कुछ करें और आपसे जानकारी साझा करें, मैं बता दूं कि डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी वर्तमान में वेदांता हॉस्पिटल में एसोसिएट डायरेक्टर इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा केयर में हैं और अपनी पूरी सेवाएं जनहित में दे रहे हैं। मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता सैंक्टम नाम की एक संस्था को संचालित भी कर रहे हैं। यह संस्था चोट लगने के बाद जो आपातकाल स्थिति है उसमें कैसे निपटा जाए, उस स्थिति में हम क्या करें, इस विषय में लोगों को अवेयर करती है, जागरूकता फैलाने का काम करती है। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता, आज आपका हम फिर से स्वागत करते हैं और आइए मेडिकल इमरजेंसी डूज एंड डोंट्स से जुड़े हुए कुछ सवाल अपने दर्शकों के लिए हम शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल हम करेंगे कि अस्पताल जाने से पहले हमें तत्काल क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे को इस मंच पर बुलाया और ये जो टॉपिक है एक लाइफ सेविंग टॉपिक है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी सबकी लाइफ में, मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी सबकी लाइफ में कभी ना कभी आती हैं जी। और हम उस टाइम पे जब ये इमरजेंसीज होती हैं हमें कैसे रिएक्ट करना है हमें वो नहीं पता होता है जी। किसी की लाइफ में अगर सपोजिटली किसी को चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया तो वो उनको ये नहीं पता कि उस टाइम पे वो क्या करना है, क्योंकि वो इतना घबरा जाते हैं, इतना हड़बड़ाहट में वो समझ में नहीं आता है कि किसको कॉल करें, कहाँ पे जाएं, किसको दिखाएं। और हमारे पास हर इमरजेंसी में एक गोल्डन आवर होता है, उस गोल्डन आवर में ही हमें जो पेशेंट है उसका इलाज करना ज़रूरी है। अदरवाइज वो टाइम निकल गया तो मरीज में कुछ ना कुछ ऐसा डैमेज हो जाएगा, उस पेशेंट में वो ऐसा डैमेज हो जाएगा जिसका बाद में कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में असर पड़ेगा। तो कोई भी पेशेंट है, अगर उसकी लाइफ में चाहे हार्ट अटैक है, चाहे स्ट्रोक है, चाहे ट्रॉमा है, चाहे स्नेक बाइट है, आजकल रेबीज डॉग बाइट भी इतने हो रहे हैं, तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो सावधानी सहित सारा जो प्री हॉस्पिटल केयर बोलते हैं हम उसको, वो स्टेप वाइज मैनेज कर पाए और ऐसे सेंटर में जाए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हो। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि क्या हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए या स्वयं गाड़ी चलाकर अस्पताल ले जाएं? नहीं, देखिए, एम्बुलेंस बनाई इसलिए है, जो दो टाइप की एम्बुलेंस होती हैं, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड ACLS ज़्यादा एडवांस्ड एम्बुलेंस होती है। तो हमेशा एम्बुलेंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना इज़ ईजियर, इसलिए क्योंकि उसमें एक पैरामेडिकल स्टाफ रहता है, एक ड्राइवर रहता है, एंड देन उसमें नेसेसरी मेडिकेशंस होती हैं, मॉनिटर रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई रहती हैं, तो उसका इलाज वहीं घर से ही स्टार्ट हो जाता है, उसी एम्बुलेंस से स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा आपके मोबाइल में एक ऐसा इमरजेंसी नंबर सेव होना चाहिए आपके आसपास के हॉस्पिटल का, जहाँ पे सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो और वो विदिन 10 मिनट में आपके पास वो एम्बुलेंस भेज पाए और सावधानी पूर्वक और उसको सेफली पेशेंट को शिफ्ट करा पाए। अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे तो आपको नहीं पता रहेगा, क्योंकि ना मॉनिटर है, ना ऑक्सीजन है, ना वो दवाइयाँ हैं, तो एम्बुलेंस से शिफ्ट कराना हमेशा सेफ रहता है। आपने दो तरह की एम्बुलेंस बताई, हमारे दर्शकों को इनमें दोनों में डिफरेंस बता दीजिए। देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट जो एक एम्बुलेंस जो बोलते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन और कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकेशन रहती हैं, बट लेकिन जो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होती है, जो पेशेंट क्रिटिकली इल है, जो काफ़ी ज़्यादा उसको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, तो तुरंत उसको मॉनिटर अटैच करना है, उसको बेसिक दवाइयाँ देनी है, एक पैरामेडिकल केयर चाहिए, तो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की ही डिमांड करनी चाहिए। जैसे आपने कॉल किया है एम्बुलेंस सर्विस के लिए, तो आप बोलिएगा कि सर हमें ACLS एम्बुलेंस चाहिए है, उसमें एक प्रॉपर एक टेक्नीशियन हो, एक डॉक्टर हो, ऑक्सीजन की सुविधा हो सकता है कि कई बार बाईपैप की ज़रूरत लगती है, एक मशीन लगानी पड़ती है अगर सांस में दिक्कत है, तो ACLS एम्बुलेंस से हमेशा प्रेफरेंशली शिफ्ट करना चाहिए। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने आसपास के जो हॉस्पिटल है उनसे जुड़ी हुई जो एम्बुलेंस है उनका नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में हमेशा आप स्पीड डायल में रखिए
ताकि जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो एम्बुलेंस की सेवा आपको मिले। इन सब के साथ साथ एम्बुलेंस बुलाना श्रेयस्कर है, क्योंकि एम्बुलेंस को ट्रैफिक में भी हमें प्रायोरिटी मिलती है और हम सबसे पहले इमरजेंसी में आगे जा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आगे चलते हैं। कुछ ऐसे लक्षण कौन से हैं जो हमें संकेत देते हैं कि अब हमें हॉस्पिटल जाना ही है? देखिए, वैसे तो हर बीमारी के अपने लक्षण होते हैं, बट कुछ कॉमन लक्षण हैं। जैसे आप हार्ट से चालू करें, अगर आपको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, अगर चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, जो एक्सरसाइज करने से या चलने फिरने से आपका बढ़ता हो, या आप रेस्ट कर रहे हो तो भी वो चेस्ट पेन परसिस्ट कर रहा हो, या जॉ में या नेक में परसिस्ट आपका रेडिएट कर रहा हो, दैट मीन्स कि वो हार्ट का कार्डियक चेस्ट पेन हो सकता है, तो आपको इमरजेंसी में रिपोर्ट करना है। या स्ट्रोक के लक्षण होते हैं कि सडन आप चलते चलते लड़खड़ाने लग गए, या एक साइड की बॉडी आपकी झुक रही है, वीक हो चुकी है, या स्लरिंग ऑफ स्पीच हो गई है ना, तो भी आपको तुरंत इमरजेंसी में करना है। या आपको चक्कर आ रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो, तो भी आपको इमरजेंसी में करना है, आप रिपोर्ट करना है। या आपको सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, आपको सांस लेने में तकलीफ हो गई और साथ साथ में पैरों में सूजन हो, तो भी आपको करना पड़ेगा, जी जी, है ना। अगर आपको, आप सोचिए सिंपल सी नोजिया वोमिटिंग, लोग नोजिया वोमिटिंग को या डायरिया को लाइटली लेते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि कई हमारे पास पेशेंट आते हैं कि बिकॉज डायरिया वोमिटिंग इतना ज्यादा हो गया कि उसकी वजह से उनकी किडनी पे असर आ गया, उनका सोडियम कम हो गया, तो आप नोजिया वोमिटिंग डायरिया को भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। सोडियम कम होता है तो उसमें तुरंत आपको इमरजेंसी, आपको मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है, बेहोशी छाती है, कोमा में मरीज चला जाता है। तो अगर आपको सीवियर डायरिया है, मींस आपको 8 से 10 बार मोशन हो रहे हैं, बट साथ साथ में आप उतना ओरली नहीं ले पा रहे हैं, वोमिटिंग भी हो रही है, तो बॉडी में फ्लूइड की कमी कम हो जाती है और उसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई और बाकी किडनी बैठना, किडनी का फेलियर होना, वो बहुत कॉमन है। तो टाइमली उसको इलाज करना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन हम 2 या 3 दिन वेट करें। इससे बेटर है कि आप इमरजेंसी में जाएं, उसका डायग्नोसिस बनाएं कि किस वजह से डायरिया हो रहा है, किस वजह से वोमिटिंग हो रही है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है कि नहीं, आईवी फ्लूइड की ज़रूरत है कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, अस्पताल हम पहुंच गए अपने पेशेंट को लेकर, वहां जाके कर्मचारियों को हमको किस तरह से उस वस्तुस्थिति के बारे में बताना है कि उसका तुरंत और अच्छा इलाज शुरू हो जाए? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी में जब भाई किसी की लाइफ में इमरजेंसी हो रही है, तो ऑब्वियस पहले ऑलरेडी एंजाइटी है, इतना पैनिक है, इतनी घबराहट है, पूरी फैमिली मेम्बर्स डर जाते हैं। तो पहले तो पैनिक नहीं करना, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो मरीज को और ज़्यादा उलझन होगी, स्पेशली मरीज के सामने। और जिसको पूरी हिस्ट्री पता हो, आपको देखिए हर एक को हिस्ट्री नहीं पता रहती, जो उनके साथ रहता हो उसको हिस्ट्री पता है कि कौन सी दवाई खाते हैं, किस ड्रग से एलर्जी है, कौन सी है ना, उनकी हिस्ट्री क्या है, कितने दिन हो चुके हैं उनको बीमार हुए। तो जिस पर्टिकुलर पर्सन को हिस्ट्री के बारे में आइडिया हो, उनकी दिनचर्या के बारे में आइडिया हो, उस पर्सन को ही सबसे पहले पेशेंट के साथ जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या रहती है कि मल्टीपल अटेंडेंट्स आते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इमरजेंसी का डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हमेशा उस आदमी को जाना चाहिए जो उसके पेशेंट के साथ रह रहा हो, जिसको आइडिया हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सटीक हिस्ट्री देना, क्योंकि अगर हिस्ट्री में कुछ भी मिस हो गया, किसी ड्रग की एलर्जी और आपने नहीं बताया और वो ड्रग दे दी डॉक्टर ने, तो मुश्किल होगी। और डॉक्टर पूछते ही पूछता है, बट लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं तो आप बोल दें कि नहीं मेरे को नहीं पता, इनको पता है। ऐसे ही अगर कोई एडिक्शन की हिस्ट्री है तो आपको बताना है, आपको बताना है कि डायबिटीज़ 20 साल से चल रही है। अगर आपने नहीं बताया तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डायबिटीज़ की दवाइयों पर असर डालती हैं। तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जरूरी है कि साथ में उनकी पुरानी फाइल वगैरह लेकर जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, पुराने रिकॉर्ड्स ले जाना बहुत जरूरी है। जी, इमरजेंसी में स्पेशली। जी, और क्या अस्पताल ले जाने से पहले कुछ उनको दवा दे देनी चाहिए या हमें वहाँ पहुँचने का वेट करना चाहिए? देखिए, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि कुछ केसेस में जैसे हार्ट अटैक है, अगर आपको लग रहा है चेस्ट पेन है, देखिए अब चेस्ट पेन है तो उसके 5 से 6 रिस्क फैक्टर्स होते हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग या अल्कोहल का एडिक्शन, या फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में किसी की डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक हुई है, और ये सारे लक्षण के साथ किसी को सीने में दर्द होता है, तो बेटर है एक जो डिस्प्रिन आती है ना, एस्प्रिन बोलते हैं, 325 मिलीग्राम की गोली आती है, वो माउथ डिजॉल्विंग होती है ना, पानी में डाला, जरा सा पानी में डाल के तुरंत अब्जॉर्ब हो जाती है। इकोस्प्रिन नहीं, डिस्प्रिन जो एस्प्रिन के नाम से आता है, तो उससे है ना जो खून का थक्का जम रहा होता है हार्ट में, तो एक तो वो रुक जाता है और थोड़ा पेन कम हो जाता है। तो डिस्प्रिन, जिनको भी ये रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी,
फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की या एडिक्शन, कोई क्रोनिक स्मोकर है ना, ऑब्वियसली आता है स्ट्रेस और पॉल्यूशन, ये सारे भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये 5 से 6 जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें अगर किसी को चेस्ट पेन होता है तो पहले तो तुरंत इमरजेंसी पहुंचना है, और रास्ते में अगर इमरजेंसी पहुंचने में आधा घंटा लग रहा है तो डिस्प्रिन की एक गोली दे देनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट जो फर्दर हार्ट अटैक जो मतलब MI चल रहा है तो वो और फर्दर ना बढ़े, तो उससे हेल्पफुल काफ़ी होता है। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डिस्प्रिन 350 mg आपको हमेशा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी ही रखनी है। इस तरह की अगर कोई इमरजेंसी आए तो आप सबसे पहले पेशेंट को डिस्प्रिन पानी में डिसॉल्व करके दे सकते हैं, और आगे का उपचार हम डॉक्टर्स पे छोड़ देंगे। हमारे बीच में डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी हैं, इनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। ये बता रहे हैं हम जो मेडिकल इमरजेंसी है उसमें डूज एंड डोंट्स। लेकिन उससे पहले हम आपसे बता दें कि हम हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मंच से जुड़े हुए हैं, जो कि समय समय पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज को जागरूक कराते हैं, सजग कराते हैं। चाहे किसी भी तरह का दिवस हम मना रहे हैं वर्ष भर में, हम उस हर दिवस पे, चाहे मलेरिया दिवस हो या हम वर्ल्ड एड्स डे हो, हम उसको पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं और इस तरह के मंच और अपने जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनको बुलाकर जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट 2012 से निरंतर अपनी सेवाएं समाज को दे रहा है, और समाज से जुड़े हुए विभिन्न वर्गों में, चाहे वो किसी भी आयु का हो, जाति का हो या वर्ग का हो, उसको अपनी सेवाएं देकर समाज के उन्नयन में अपना योगदान दे रहा है। विशिष्ट बात यह है कि संस्कृति, समाज से जुड़े हुए समस्त सरोकार, संगीत है या अध्यात्म है या शिक्षा है, हर क्षेत्र में हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपनी सेवाएं दी हैं और लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं। खास बात यह कि जब कोविड महामारी पूरे विश्व में फैली, उस समय भी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने कभी वस्त्रों के माध्यम से, कभी मेडिकल्स के माध्यम से, कभी मास्क और सैनिटाइजर वितरण करके उस समय भी, उस दुर्लभ कठिन समय में भी अपनी सेवाएं दी हैं। विभिन्न प्रकार का लिटरेचर अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी ये हमारे चैनल्स हैं, इस पर आप निरंतर यूट्यूब चैनल्स पे निरंतर आप हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को देख सुन सकते हैं। तो आइए फिर से हम रुख करते हैं डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी की ओर, जो कि आज मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ी हुई तमाम तरह की बातें हमसे और आपसे साझा कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, हम फिर से बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर, कि अगला सवाल हमारा ये है कि क्या कोई विशिष्ट उपचार या प्रक्रिया है जिनका अनुरोध आगमन पर किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो एक तो जो सोसाइटी में एक बड़ा एक कॉमन मतलब बार बार नोशन बनता है कि डॉक्टर्स अननेसेसरी इलाज करते हैं, अननेसेसरी मेडिकेशन। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट ट्रस्ट करें अपने डॉक्टर्स पे जी। आप ट्रस्ट शो करेंगे, कोई भी डॉक्टर कभी भी जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करेगा। तो आपको पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर आप हर स्टेप पे क्वेश्चन करेंगे। जब आप हर स्टेप पे क्वेश्चन करते हैं तो सामने वाले को भी, है ना, आप मान के चलिए कि उसके माइंड में डाउट रहता है कि मैं अगर जो कर रहा हूँ बाद में वो उस चीज़ के रिपरकशन ना हो। तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। एक बार आप हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं तो वो डॉक्टर को डिसाइड करने दें, जो बेस्ट होगा वो वही करेगा। आप बस ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ सर, ये ऑब्वियस सी बात है, ऐसे रिक्वेस्ट वो डॉक्टर अपनी साइड से वैसे भी 200% देता है, बट लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप अपने साइड से सारे रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी हिस्ट्री एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ताकि डॉक्टर को डायग्नोसिस बनाने में और मैनेजमेंट में, है ना, उपचार करने में दिक्कत ना हो। आप बस इतना करिए और डॉक्टर पर ट्रस्ट करिए और प्रे करिए। डॉक्टर साहब की इस बात से पूरी तरह से हम भी वाकिफ़ हैं क्या, और पूरा 100% इस बात से एकदम हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वो पृथ्वी पे भगवान का दूसरा रूप है। तो बेहतर है कि आप सारे अपने जो भी हमारा पेशेंट है उसके सारे रिकॉर्ड्स डॉक्टर से शेयर करें और विश्वास करके डॉक्टर्स को अपने पेशेंट को दे दें। निश्चित ही वो हमारा 100% उपचार करेंगे। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ेंगे। मुझे अस्पताल में कौन से मेडिकल रिकॉर्ड या दस्तावेज लाने, वो आपने हमें बता ही दिया। कुछ और इम्पोर्टेंट अगर हो तो? नहीं, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स। इंश्योरेंस जी, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसमें इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि भाई आप जल्दबाजी में चीज़ें भूल जाते हैं, तो हमेशा आपके मोबाइल पे वो रिकॉर्ड रहना चाहिए। आप TPA नंबर हो गया या कंपनी का जो कार्ड होता है, इवन आप कार्ड भी शो कर देते हैं तो कंपनी के रिकॉर्ड में आपको मिल जाता है। तो इंश्योरेंस के पेपर्स ले जाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हर चीज़ में
कि है ना, अगर आप शुरू में इंश्योरेंस के पेपर्स नहीं देते तो फिर बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इंश्योरेंस के पेपर्स के साथ में जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, आपको लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन वो डॉक्टर को डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि कई बार पुरानी बीमारी लंबी चली आ रही होती है और वो 10 साल पहले का रिकॉर्ड भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको सारे पुराने रिकॉर्ड्स लेके जाने ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करूंगी, जो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता नहीं कि आपके फील्ड का है, पर ये सबको उसके लिए जागरूक होना चाहिए कि जो अस्पताल तक जाने का जो रास्ता है, उसकी स्थिति के प्रबंधन का कोई विशेष निर्देश। देखिए मैम, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, और ये एकदम देना चाहिए जी। क्या रहता है कि बोलते सब हैं और करते काफ़ी कम लोग हैं, तो इसमें गवर्नमेंट अपनी साइड से जो कर सकती है वो तो कर ही रही है जी। बाकी तो पब्लिक, वो कैसे है ना, हर को ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती गवर्नमेंट, तो ये तो पब्लिक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यूके में था, NHS में, आप सोचिए कि वहाँ पे विद इन सेकेंड्स सारी लाइन साइड में हो जाती थी अगर एम्बुलेंस आ रही होती है। विद इन सेकेंड्स एम्बुलेंस एंड पुलिस के लिए उनको अलग से कोई इंतजाम नहीं करना होता था, वो सारा ग्रीन कॉरिडोर अपने आप बन जाता था। अगर वो सायरन बज रहा है और एम्बुलेंस आ रही है तो लोग विद इन सेकेंड्स साइड हो जाते थे, उसमें कोई इफ बट नहीं है, और ये किसी को सिखाया नहीं गया, ये वहाँ पे धीरे धीरे कल्चर में आ चुका है। तो वही हमें कोशिश करनी है और उसको री एम्फेसाइज करना है। आप ये सोचिए कि आपको नहीं पता कि उस एम्बुलेंस में उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, और आपकी वजह से नोइंगली अननोइंगली किसी की लाइफ एंड डेथ का सवाल पैदा हो रहा है। आप अगर ये आपको रियलिटी में पता कर गया, अगर वो एम्बुलेंस वाला उतर के अटेंडेंट आपको बता दिया कि वो पेशेंट मर रहा है और आपकी गाड़ी की है ना बीच में खड़ी हुई है, तो सोचिए आपको कितना बुरा लगेगा। तो आप ये तो आदत में ही आना चाहिए, और इवन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म में हर जगह कहता हूँ कि एम्बुलेंस को तो आपको रास्ता देना कंपलसरी। आप इसमें जज मत करिए कि एम्बुलेंस में पेशेंट है कि नहीं, ये आपका काम नहीं है। एम्बुलेंस निकल रही है और अगर उसमें वो सायरन बज रहा है, दैट मीन्स कि पेशेंट मस्ट बी देयर। नहीं भी है, बट लेकिन आपका एटलीस्ट काम है कि आपको साइड देना है। यू आर नॉट देयर टू जज एनीवन कि उसमें होगा नहीं होगा। अगर वो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में सायरन बज रहा है, तो देन यू हैव टू गिव साइड टू एम्बुलेंस, दैट्स इट। डॉक्टर साहब की बात से हम सहमत हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम झांकने की कोशिश करते हैं एम्बुलेंस के अंदर कि पेशेंट है कि नहीं है, और उसके बाद हंसते हैं, कुछ नहीं, ड्राइवर ने चला दिया हूटर और ये तो आगे ले जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है हमें। सर ने बिल्कुल हमें बताया कि हो सकता है कि कल को हमारा ही पेशेंट उसमें और हमें रास्ता ना मिले और हमें वो दिन देखना पड़े कि जिसकी कि हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी एक धारणा है, उसको हमेशा अपने मन में रखें, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझें और एम्बुलेंस के लिए जगह और रास्ता ज़रूर दें। डॉक्टर साहब, अगला सवाल हम आपसे करेंगे कि क्या चिकित्सा इतिहास का कोई विशिष्ट अंश है जो अस्पताल के कर्मचारियों के लिए तुरंत जानना बहुत महत्वपूर्ण है? अस्पताल के कर्मचारियों के लिए देखिए, हमेशा इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बारे में मैं ही बात करता हूँ हमेशा जी। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो हम जो इमरजेंसी डोर से लेके गार्ड से लेके जो हाउसकीपिंग स्टाफ है उससे लेके हम अपने नर्सिंग एंड डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं फॉर इमरजेंसी पेशेंट्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट जिनकी सांसें रुकी हुई हों, दिल की धड़कनें रुकी हों, CPR होते हुए आ रहा हो, तो इवन हमारे इधर के जो गार्ड होते हैं, जो हमारे हाउसकीपिंग होते हैं, उनको भी BLS करना, बेसिक लाइफ सपोर्ट, चेस्ट कंप्रेशन करना आता है। तो हम वो टाइम एक सेकंड मतलब CPR के केस में आप सोचिए, आपकी बॉडी का ऑक्सीजन रिजर्व 6 मिनट होता है। 6 मिनट के बाद आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होना चालू हो चुकी है। मैक्सिमम 6 मिनट बता रहा हूँ, अदरवाइज तो कुछ पेशेंट जो पुराने मतलब क्रोनिक वो रहते हैं उनका 4 मिनट रहता है। तो आप जो ऑक्सीजन कम हो गई, 6 मिनट तक आपने सांस नहीं ली, तो ब्रेन डैमेज, मेजर ऑर्गन का डैमेज चालू हो जाता है। तो इसलिए CPR करना और बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग वो कंपलसरी है। तो हमारे इधर गार्ड से लेके हाउसकीपिंग स्टाफ तक सबको पता है कि हाँ, अगर पेशेंट का CPR चल रहा है तो वो कंप्रेशन होते रहना है। और साथ साथ में वो एक एम्पैथी और सिंपैथी जो अटेंडेंट्स के साथ चाहिए, कंपैशन होना चाहिए कि किसी की लाइफ में अगर इमरजेंसी आई है तो बेचारा वो तो ऑलरेडी परेशान है, जितना मरीज़ परेशान है उससे ज़्यादा उसके अटेंडेंट परेशान है। अटेंडेंट भी उतने ही बड़े मरीज हैं जितना पेशेंट है। तो आपको अटेंडेंट से सहानुभूति के साथ में, उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम हो रहा है, हम लोगों के लिए डेली की बात है, बट लेकिन उसकी लाइफ में तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो आपको वो एम्पैथी, सिंपैथी, हाउ टू कम्युनिकेट, और जो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है ना, आपको कई बार ऐसी खबरें देनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है कि आपके मरीज़ की हालत नाजुक है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग, वो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग है, वो कंपलसरी है। और वो ही हर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो CSC हो, चाहे PSC हो, वो कंपलसरी होनी चाहिए।
जी। डॉक्टर साहब, क्या चिकित्सा देखभाल की प्रतीक्षा करते समय ये किस तरह की गतिविधि से बचना चाहिए? जी। नहीं नहीं, डेफिनेटली जैसे अगर किसी की मतलब कभी कोई इमरजेंसी हुई है, सपोजिटली ऑफिस में बैठे बैठे आपके कलीग की है ना कंडीशन खराब हुई, उसको सांस लेने में तकलीफ है, तो सबसे पहले तो पैनिक, मैंने फिर से कहा, पैनिक नहीं क्रिएट करना है, जी। भीड़ इकट्ठे नहीं करना है, उसको आपको तमाशा नहीं बनाना। प्रॉब्लम क्या रहता है कि सब भीड़ इकट्ठा करके करते कुछ नहीं, करते कुछ नहीं जी। तो आपको जो कर रहा है, जो कॉल फॉर हेल्प होता है, तुरंत ऐसा नंबर डायल करना है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, क्योंकि बाद में उस टाइम पे गूगल करता है यार कहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, फिर वो इधर उधर फ़ोन करके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कलीग, अपने ऑफिस या अपने घर के आसपास जो एक प्रॉपर हॉस्पिटल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसका नंबर होना चाहिए, उस एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए, तुरंत आ जाए और उस मरीज़ को चारों तरफ से घेर के उसको फ्रेश एयर आने दें, उसको बोलें कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल उनको काम एंड कंपोज करने की कोशिश करें और भीड़ को साइड में करें, क्योंकि और है ना, क्योंकि आजकल लोग भीड़ तो बढ़ा लेते हैं लेकिन हेल्प कोई नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, हम चलेंगे अगले सवाल की ओर कि क्या सभी प्रकार की चिकित्सीय आपात स्थिति के लिए कोई पसंदीदा अस्पताल या आपातकालीन कक्ष है? नहीं, देखिए क्यों नहीं है, इतने सारे इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर्स और गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे सिविल हो, चाहे केजीएमसी का है इमरजेंसी जो ट्रॉमा सेंटर है, आरएमएल का हो गया, वहाँ का अलग इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, एलजीपीजे का अलग डिपार्टमेंट है। तो गवर्नमेंट तो अपनी साइड से सब कुछ कर रही है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर ही सारी चीज़ें डाल देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। ये तो लोगों को खुद भी अवेयर होना है। भाई हेल्थ तो हमारी खुद की है ना, बॉडी तो हमारी है। आप क्यों ऐसे बोल सकते हो कि सारी चीज़ें आप, तो आपको पहले तो खुद अवेयर होना है, टाइमली आपको पता होना चाहिए कि टाइमली आप बीमारी का बढ़ने का वेट करेंगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो अवेयरनेस और अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होना, हर 6 महीने से लेकर 1 साल में जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप कराना, ताकि बीमारी बढ़ने से पहले आपको पता पड़ जाए। तो ये बेसिक अवेयरनेस, और कौन सी मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसीज होती हैं, कौन से रेड फ्लैग साइंस होते हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अगर ये लक्षण हो रहे हैं तो हमें तुरंत रिपोर्ट करना है। तो हमारे पास सफिशिएंट है ना हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है और हॉस्पिटल्स हैं, बट उनको सही तरीके से यूज़ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जी। क्या ऐसे कुछ विशिष्ट डॉक्टर्स या विशेषज्ञ हैं जिनसे हमें अस्पताल में अनुरोध करना चाहिए? नहीं, देखिए क्या रहता है कि हर एक की फील्ड मतलब डिफाइंड है। जैसे इमरजेंसी में आप जा रहे हैं तो इमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर्स और इमरजेंसी फिजिशियंस रहते हैं जी, और वो उसी इमरजेंसी के स्पेशलिस्ट हैं। वो डिसाइड करेंगे, वो पूरा हिस्ट्री लेंगे एंड देन वो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस भेजेंगे। उसमें अगर कुछ निकल के आता है, जैसे किसी को अगर पॉइजनिंग है, अगर कुछ करके आ रहा है, तो उससे रिलेटेड सारा लिवर की जांच, किडनी की जांच, यूरिन में टॉक्सिकोलॉजी की जांच भेजेंगे। उसमें अगर कुछ निकल के आता है तो वो मेडिसिन या आईसीयू के डॉक्टर को बुलाएंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं निकल के आता है तो वो ऑब्जर्व करते हैं और पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इमरजेंसी डॉक्टर्स और इमरजेंसी फिजिशियंस पे छोड़ देना चाहिए कि वो डिसाइड करेंगे। उनका काम है डिसाइड करके, जो रेस्पिरेटरी का अगर किसी को सांस की तकलीफ है तो पहले वो एक्सरे करा के देखेंगे, पहले ब्लड गैस करा के देखेंगे। अगर उसमें कुछ गड़बड़ आती है या ऑब्वियस लगता है अगर, देन वो रेस्पिरेटरी के डॉक्टर्स को बुलाएंगे। तो इमरजेंसी फिजिशियंस का काम ही है इमरजेंसी मैनेज करना। जी। हम अस्पताल पहुंच गए अपने पेशेंट को लेकर, हम कैसे बताएंगे उस वस्तुस्थिति के बारे में? जैसे आपने कहा पैनिक नहीं करना चाहिए, तो कैसे कि हम कम शब्दों में अपने विशेषज्ञ को सारी बात बता सकें? आपको बस जिस दिन से सपोजली बुखार के साथ कोई पेशेंट आया है, साथ साथ में उसको सांस फूल रही है ना, तो आपको सिम्टम्स उस डे से दिखाने कि इस दिन से पहले मरीज बिल्कुल ठीक था। आपको स्टार्टिंग ही वहाँ से करनी है कि सर 2 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे, चल फिर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे, लेकिन सुबह 6 बजे से इनकी सांस फूलना चालू हुई और बुखार आया। अगर आप डेज बिल्कुल वेल डिफाइन करके बताएंगे तो डॉक्टर के लिए बड़ा इजी हो जाएगा, वो प्रीशियस टाइम बच जाएगा। आप बोलेंगे नहीं लग तो रहा है 5-6 दिनों से है, पता नहीं है कि उनको कब से बुखार आ रहा है, हमने नापा ही नहीं बुखार। अब बुखार नापा नहीं तो फिर अब डॉक्टर को आप बताएंगे ना, किसी को 104 और 105 बुखार है और किसी को 99 फीवर है, उसमें डिफरेंस है। बिल्कुल। तो अगर आप पिन पॉइंट नहीं करेंगे, इतना तो हमें करना चाहिए कि घर में थर्मामीटर रखें, घर में एक बीपी की मशीन रखें, एटलीस्ट शुगर नापना आना चाहिए। जब आपको पता है कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो ब्लड प्रेशर की मशीन आपको रखना चाहिए। अगर डायबिटीज़ की दिक्कत है तो आपको कम से कम एक चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप चार्ट नहीं बनाएंगे तो फिर है ना डॉक्टर फिर बाद में ये सारी चीज़ें करेंगे, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर फिर चार्ट बनाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि क्या अस्पताल में संपर्क का कोई विशिष्ट बिंदु है जिसके साथ हमें संवाद करना है? देखिए, फिर मैं वही बताता हूँ कि इमरजेंसी, जैसे आप चौक एरिया में रहते हैं तो आपके पास वहाँ केजीएमसी के ट्रॉमा सेंटर की एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर के कौन इंचार्ज हैं, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सब डिस्प्ले करती है। तो आपके पास होना चाहिए कि सर हमें इस टाइप से पेशेंट ला रहे हैं, या आपके पास कोई, अगर आप प्राइवेट एम्बुलेंस से आ रहे हैं तो प्राइवेट एम्बुलेंस वाला नंबर आपको पता होना चाहिए कि वो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है, ACLS एम्बुलेंस है। आप उस टाइम पे जब इमरजेंसी हो गई उस टाइम पे आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि सही एम्बुलेंस मिले या गलत एम्बुलेंस मिले, क्योंकि आपको मजबूरी में करना है। लेकिन पहले से आपके पास नंबर सेव होगा तो आपको पता है कि सही डॉक्टर का मैंने कॉल किया है, सही एम्बुलेंस को मैंने कॉल किया है, तो कम से कम एटलीस्ट वो टाइम बच जाएगा। अगर आपने गलत डॉक्टर के पास गलत हॉस्पिटल में चले गए, किसी को अगर है ना, आप मान के चलिए कि किसी को डायरिया है, साथ साथ में बुखार आ रहा है, और आपने किसी छोटे ऐसे अस्पताल में जहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है या वार्ड बॉय, या आप देखा है कि आजकल हॉस्पिटल बहुत खुल चुके हैं, उसने केवल ड्रिप लगाई और उसने ये कॉज नहीं निकाला कि किस वजह से डायरिया हो रहा है, कौन सी एंटीबायोटिक चलनी है। आप 24 घंटे तक लेटे रहे, आपका डायरिया भी नहीं रुका, आप केवल IV ड्रिप्स लगा के रखे हुए हैं, तो एंटीबायोटिक नहीं मिली, आपने कॉज पता नहीं किया। 24 घंटे बाद जब मरीज की हालत नाजुक हुई, किडनी बैठ गई, किडनी फेलियर में गई, फिर आप बड़े अस्पताल में लेके जाते हैं तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस अस्पताल में 24 घंटे इलाज मिलेगा और प्रॉपर इलाज मिलेगा, और एक प्रॉपर इमरजेंसी मेडिसिन का डॉक्टर वहाँ पे बैठा मिलेगा। बिल्कुल। तो ये तो हमें जागरूकता है। अब ये कैसे आपको है ना पहले से कोई बता देगा। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल, आप लोगों को भी एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के प्रतिष्ठित अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का या गैर सरकारी अस्पतालों का जो भी इमरजेंसी नंबर है आपके पास होना चाहिए, एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए। शिक्षित होना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि हम जागरूक हों, क्योंकि कभी कोई तो कभी हम खुद भी कभी ना कभी बीमार पड़ ही सकते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी पर। तो डॉक्टर साहब, हम अगला सवाल आपसे पूछेंगे कि प्रारंभिक आपातकालीन उपचार के बाद हमें किन अनुवर्ती देखभाल या नियुक्तियों की आशा करनी चाहिए? प्रारंभिक जो इनिशियल मैनेजमेंट होता है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता है। जैसे ट्रॉमा का केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या है कि मेजर अगर हेड टू हेड इंजरी हुई, हेड टू हेड कोलिजन हुआ, सॉरी है ना, कार का कोलिजन हुआ, या आप बाइक से गिरे, हेलमेट नहीं पहने थे, आप 2-3 बार गिर गए, है ना, तो आपको इनिशियल जो स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इमरजेंसी की टीम करती है जी। फिर आपने CT कराया, ब्रेन में अगर आपको दिख गया कि हाँ ब्रेन में कंट्यूजन है, हेड इंजरी है, तो हमने न्यूरोसर्जन को बुलाया। इमरजेंसी टीम का काम है कि पहले तो डायग्नोसिस बनाना, और डायग्नोसिस बनने के बाद कंसर्न स्पेशलिटी को बुलाना। तो अगर किसी को हेड इंजरी निकली, CT हमने कराया, और फिर CT कराने के बाद हमने न्यूरोसर्जरी को बुलाया और फिर पेशेंट को न्यूरोसर्जरी में शिफ्ट कराया। तो वो टाइम हमें, रेदर देन वेस्टिंग 24 घंटे किसी छोटे अस्पताल में, अगर हम ये विदिन 1 घंटे कर लें तो ब्रेन में जो डैमेज हो रहा है ना, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं गोल्डन आवर में। तो फर्दर जो लाइफ उसकी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो खराब नहीं होगी। तो हमें इमरजेंसी के जो फिजिशियन हैं वो बेस्ट होने चाहिए, क्योंकि वो अगर उसने गलत डायग्नोस किया, नहीं इसको हेड इंजरी नहीं है, CT कराने की ज़रूरत नहीं है, और बाद में 24 घंटे बाद उसमें CT में प्रॉब्लम निकलती है, तो आप सोचिए ब्रेन में तो सूजन बढ़ गई, तो पेशेंट की हेड इंजरी की वजह से सोचिए उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हो सकता है कि उसकी जान चली जाए उस वजह से जी। तो इसलिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट जहाँ पे बिल्कुल परिपक्व हो, वहाँ के फिजिशियंस और प्रॉपर डिपार्टमेंट डाउन द क्लॉक 24/7, वो अस्पताल में जाना बहुत ज़रूरी है। वो अपने आप ही कंसर्न डिपार्टमेंट में रिफ़र कर देगा। कोई ऐसे परीक्षण या प्रक्रियाएं जो कि आवश्यक हो? वो जो इनिशियल एग्जामिनेशन होता है वो तो इमरजेंसी डॉक्टर ही करवाते हैं जी। हाँ, वो तो हर बीमारी का अलग अलग रहता है। जैसे अगर आप मान के चलिए कि पेट में अगर सडन दर्द चालू हो गया, कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है या किडनी में स्टोन होता है, तो पहले तो आप ये नहीं कि आपने केवल पेन किलर खा लिया या किसी छोटे नर्सिंग होम में गया, आपने IM इंजेक्शन लगवा लिया और पेन को सबसाइड कर दिया, लेकिन मर्ज तो आपका वहीं पे वहीं है। जी, जी। तो आपको दर्द का इंजेक्शन भी लगवाना है और साथ साथ में हमें ये भी पता करता है कि वो भाई किडनी में पत्थर है या गॉल ब्लैडर में पत्थर है या पेट में और कोई दिक्कत है, या आग तो नहीं फट गई है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एब्डोमिनल पेन हुआ, सडन चालू हो गया, इतना सीवियर पेन है, तो आप जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो सके, जहाँ पे पेट के डॉक्टर अवेलेबल हों 24 घंटे, जहाँ पे एक प्रॉपर इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, तो
आपको कंसर्न सिस्टम के डॉक्टर्स अवेलेबल हो। जी। पेट के लिए आपको पेट के डॉक्टर होगा, हेड इंजरी के लिए न्यूरोसर्जन, तो वो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा चिकित्सा आपातकाल के बारे में हमें किसे सूचित करना चाहिए? इसमें इम्पोर्टेंट तो यही रहता है कि हमारे जो ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी डिपार्टमेंट होते हैं आप वहाँ पे करिए, लेकिन जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं कुछ, है ना, जिसको आपको सीएमओ को रिपोर्ट करना होता है वो हॉस्पिटल ही करता है। इसमें आपको सूचित नहीं करना, आपको नहीं करना है, वो वहाँ के डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ बीमारियां हैं, है ना, जैसे पोलियो हो गया, है ना, तो वो आपको, है ना, कहीं नोटिफाई करना बहुत जरूरी है। रेबीज के सिम्टम में अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो आपको नोटिफाई करना जरूरी है ताकि वो बीमारी फैले नहीं। जी इससे पहले कि हम देखें कि जब बरसात में अभी भी ऐसा, गांव में भी अभी ऐसा होता है कि स्नेक बाइट के केसेस बहुत आते हैं। आप इमरजेंसी में हैं सर, तो मैं जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसा प्राथमिक उपचार कि हॉस्पिटल में जाने से पहले कुछ। देखिए, आप स्नेक बाइट इतना बर्निंग टॉपिक है जी, और कितने कितने हजारों लोग मरते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास स्नेक बाइट का एंटीडोट, एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है। अब हमारे इधर मीन्स गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसका उपचार आ चुका है। प्रॉब्लम क्या रहती है, स्नेक बाइट में अलग अलग धारदाएं हैं। जैसे मैं जानता हूँ गुड़गांव में भी था, हरियाणा में, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, किसी को सांप ने काटा तो पूरा वो, है ना, जैसे पैर में काटा तो पूरे पैर में ना ब्लेड से कट करके ले आते थे। उनको लगता था उससे जो ब्लड निकल रहा है मतलब वो उससे वेनम जहर निकल जाएगा, है ना। या टूटने के पहले ना जो पैर में रस्सी बांधी बहुत टाइट ताकि वो ऊपर ना चढ़े, ये सब नहीं करना है। अगर सांप ने काटा है तो अगर वो हाथ पैर में काटा है तो पैर को बिल्कुल जस्ट लाइक फ्रैक्चर में ना आप पैर को मूव नहीं करते हैं, तो इस पैर को मूव नहीं करना है। ओके। या हाथ को में काटा तो उस हाथ को बिल्कुल मूव नहीं करना है, क्योंकि आप जितना मूव करेंगे उतनी तेजी से सर्कुलेशन होगा और वो जहर फैल जाएगा। तो आपको इसको मूव नहीं करना है, उसमें कोई कट नहीं बांधना है, उसको सक नहीं करना है। जैसे मूवीज में कई बार दिखाया है कि भाई उसको जहर उसके निकाल रहे हैं, वो सब नहीं करना है, कट नहीं करना है। और विद इन एन आवर अगर आपको पता होना चाहिए, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ऐसे अस्पताल जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है। आप गए वहाँ पे फिर ड्रिप लगा के लिटा दिया कि कुछ नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा, 24 घंटे बाद कोबरा वाला तो 6 से 12 घंटे में मर जाता है। क्रेत वाला पूरी पैर सड़ा देता है। तो न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, अलग अलग टाइप के क्रेत है, वाइपर है, कोबरा, यही होते हैं हमारे इंडिया में। तो आपको ऐसे अस्पताल में जाना है जहाँ पे वो एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल हो, क्योंकि आप जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी उस जहर का असर कम होगा, उतनी जल्दी मरीज बेहतर होगा। तो टाइमली लाना और ऐसे अस्पताल में लाना जहाँ पे एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल हो। कैन यू इन्फॉर्म अस कि कहाँ हमारे लखनऊ में एंटीडोट? नहीं, लखनऊ में हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है ना, और बलरामपुर सिविल में है, और आप बात कर सकते हैं आजकल तो सीएससी में भी रखा है, कुछ सीएससी हैं। तो ये लिस्ट आपको, देखिए ये चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं वो लिस्ट गवर्नमेंट में आपको दिख जाएगा। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें आपको लिखा मिल जाएगा। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, हमारे अस्पताल में है एंटी स्नेक वेनम। बट लेकिन इतना पता होना चाहिए कि अगर आप फार्मर हैं या आप गार्डनिंग का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो ये जो एम्प्लॉई है ना, उसके अलावा एम्प्लॉयर की भी, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर के अंडर में 1000 लीवर काम कर रहे हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा स्नेक बाइट होता है। जी बिल्कुल। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसे भी पता रहे कि अगर इस टाइप का कोई इंसिडेंट हो तो उसको पता रहे कि हाँ, इस अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। जी। और गवर्नमेंट इस पे इतना काम कर रही है एंटी स्नेक वेनम में, लेकिन सोचिए कि वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाते। वो पहले ही, है ना, इधर उधर छोटे छोटे नर्सिंग होम या वहाँ पे भर्ती होके वो वहीं पे कोलैप्स कर जाते हैं। जी, प्राथमिक, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्नेक बाइट का कोई प्राथमिक उपचार नहीं है। आपको कहीं बांधना नहीं है, कट नहीं करना है, सिर्फ आपको जिस अंग में स्नेक बाइट हुआ है, सर्पदंश हुआ है, उसको सीधा रखना है। तो भटके नहीं, जागरूक रहें। डॉक्टर साहब, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अतिरिक्त आपातकालीन संपर्क या परिवार के सदस्य हैं जिन्हें अद्यतन किया जाना चाहिए? देखिए, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। जी। अगर पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है तो आपको वहाँ क्या जो डॉक्टर है, इमरजेंसी फिजिशियन, वो आपको बताएगा कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है। और कंडीशन क्रिटिकल होती है, इवन डॉक्टर ये भी बता देता है कि हाँ, अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है या पेशेंट की जान जा सकती है। तो उन कंडीशन में आपको सबको इन्फॉर्म करना लाजमी है। डॉक्टर भी बता देता है कि हाँ, अपने आप, है ना, अगर कोई लखनऊ से कोई, है ना, गोंडा में रहता, कोई आजमगढ़ में रहता है, आप उनको बुला लीजिए ताकि टू मेंटल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन स्थिर है, पेशेंट स्टेबल है,
तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं नहीं है, है। क्योंकि आप ये सोचिए, आप ऑल ऑफ सडन यहाँ से फ़ोन करके बता रहे हैं और उसके फादर मदर बेचारे बूढ़े हैं और उसको आप बता दिए कि वो इमरजेंसी में भर्ती हो गया है, तो वो आधा तो उसकी तबीयत है ना, जो मदर फादर उनकी तबीयत तो वैसे ही खराब हो जाएगी। जी। तो आपको थोड़ा सा सेंसिबल होके वेट करना है, डॉक्टर कैसा कहता है उसके कहने पे रिस्पॉन्ड करना है। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच में आए, अपनी इतनी सारी हमारी विभिन्न प्रकार के सवालों का जवाब दिया। आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल हम आपसे करेंगे कि क्या कोई विशिष्ट वित्तीय व्यवस्था या विचार विमर्श है जिसके बारे में हम सबको अवगत होना आवश्यक है? देखिए, ऑलरेडी मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक है और मेरा तो फील्ड ही है प्री हॉस्पिटल केयर। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इस पे बात करना, क्योंकि हमारे इधर अवेयरनेस और प्रिवेंशन पे कम बात होती है। आदमी जब बीमार पड़ जाता है तब उस टाइम पे ना सारा डिस्कशन होता है, और जिसकी फैमिली में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं वो तो जागरूक हो जाता है। बिल्कुल। बट लेकिन जिसकी फैमिली में नहीं हो रहा वो वेट करते चलो जब होगा तब देखेंगे। तो प्री हॉस्पिटल केयर वो कौन से लक्षण हैं जिस पे आपको तुरंत एक्ट करना है, तुरंत एक्ट करके तुरंत इमरजेंसी में रिपोर्ट करना है, रेदर देन वेस्टिंग टाइम कि हम नहीं कल सुबह दिखा लेंगे। कल सुबह तक जो डैमेज हो गया आपको पता भी नहीं है, और प्रॉब्लम ये रहती है कि आपने दिखाया फिर उसके बाद में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी खराब होती है। सोचिए, अगर आप स्ट्रोक, किसी को फालिस हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, अगर वो विदिन 4.5 घंटे हमारे पास आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि हम उसको खून पतला करने वाली दवा देके जो खून का थक्का जम गया है उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। बट लेकिन हमारे पास वो जब पेशेंट आता है वो 12 घंटे और 24 घंटे बाद आता है, अब वो उसकी जो आपकी जो बोलेंगे फालिस है, पैरालिसिस है, जो वीकनेस हो गई वो जिंदगी भर रहेगी। उसकी वजह से वो तो सफ़र करता ही करता है, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो ये जागरूकता बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो फालिस हो, पैरालिसिस हो, चाहे वो पॉइजनिंग हो, चाहे डॉग बाइट हो, स्नेक बाइट हो, ट्रॉमा हो, बर्न के केसेस आते हैं काफ़ी, आग मतलब क्योंकि जल जाते हैं लोग, जो झटका लगता है इलेक्ट्रोक्यूशन बिजली का होता है, डायबिटीज़ की वजह से कितने पेशेंट की ब्लड शुगर लो होती है और हमारे पास आते हैं। तो अवेयरनेस और जागरूकता फैलाना ही, जैसे हेल्प यू आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यही सेम चीज़ मैं फोकस करना चाहता हूँ बार बार। हमने भी एक है ना सेक्टर में हमारी सोसाइटी, हम भी उस पर काम कर रहे हैं कि मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी पे हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट करें और पब्लिक को जागरूक करें जी, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को, गवर्नमेंट के पास उन्होंने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनको कैसे यूज़ करना है ये तो हमें खुद आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी ज़रूरी जानकारी बताई। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता ने बताया कि बहुत सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने हमको दी हैं और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट भी हॉस्पिटल हैं जो कि हम सबको हमेशा चिकित्सीय सेवा देने के लिए तत्पर हैं। ज़रूरत है हमें जागरूक होने की, हमें सारी जानकारी होने की कि हमारे लिए जो सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं वो हमको कैसे मिल सकती हैं, कितने समय में मिल सकती हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ विशिष्ट चीज़ें भी बताई कि कैसे अपने नंबर आप नोट करके रखिए, एम्बुलेंस के नंबर नोट करके रखिए, आप अपने इंश्योरेंस के पेपर तैयार करके रखिए, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं ये कभी भी कहीं भी आ सकती हैं और हमें इसके लिए हमेशा प्रिपेयर होना है। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी, आप हमारे बीच में पधारे, इतना कीमती समय हमारे ट्रस्ट को दिया और इस ट्रस्ट से जुड़ के आपने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो हम सबको मालूम होनी चाहिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मैं पूरे सोशल मीडिया से जुड़े हुए दर्शकों की तरफ से, हेल्प यू के पूरे परिवार की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।